अननेसेसरीली चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो डी फ्रेम है उसको एज इट इज़ रख के ही अपन ने प्रॉब्लम छुड़ाएंगे। ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर सिमेट्रिकल फ्रेम का, ये जो मैं रेगुलर प्रोसीजर जो अपन देख चुके हैं कन्वेंशनल टाइप, उसी से ये प्रॉब्लम छुड़ाया जाएगा। यहाँ पर एट लास्ट lecture I will explain if there is symmetrical frame then शॉर्टकट मेथड देखेंगे जिसमें मॉडिफाइड स्टिफनेस फैक्टर ये क्या है और कैसे किया जाएगा, तो ये मैं बताऊंगा ताकि आप ऐसे टाइप के जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत ही शॉर्ट वे से आप छुड़ा सकेंगे। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अभी फ़िलहाल एक प्रैक्टिस के लिए मैं पूरा की पूरा ये प्रॉब्लम अपनी जो रेगुलर कन्वेंशनल मेथड है उससे मैं छुड़ा के बताऊंगा, और बाकी फिर जैसे एमसीक्यू के भी क्वेश्चन ढेर सारे लेना है वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ मैं मैक्सिमम एग्जांपल्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नोट्स में ढेर सारे न्यूमेरिकल्स अवेलेबल है, दैट वुड बी अवेलेबल विथ यू लेटर ऑन। तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएंगी। एमसीक्यू बेस अगर है तो एमसीक्यू के लिए, और कन्वेंशनल है तो कन्वेंशनल के लिए, सभी टाइप के और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएंगी। इतने न्यूमेरिकल्स अवेलेबल है। नाउ ऑलवेज देयर इज फर्स्ट स्टेप would be to find fixed end moments. So here first step is calculate FEM, fixed end moments. This is our first step. In this case there is only one span BC where there is load. So here M AB, M BA, M CD, M DC इज इक्वल टू 0। ये सभी मोमेंट, यहाँ पर इस स्पैन में कोई लोड नहीं है तो ए बी सिंपल सपोर्ट, ये फिक्स सपोर्ट अगर कंसीडर करते हैं, ए बी फिक्स बीम कंसीडर करते हैं तो यहाँ की मोमेंट और यहाँ की मोमेंट दोनों 0। सी डी स्पैन उसको भी फिक्स बीम कंसीडर करते हैं और वहाँ पे लोड है ही नहीं, तो सी डी में भी ये डी पर भी मोमेंट 0 और सी पे तो ये 0 मोमेंट्स रहेंगी। नेक्स्ट यहाँ पर एम बी सी पॉइंट लोड यदि है तो अपना जो इक्वेशन है, एक इक्वेशन डब्ल्यू ए बी स्क्वेयर बाय एल स्क्वेयर माइनस, ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, यही मैंने बताया है। दूसरा जो इक्वेशन है डब्ल्यू एल बाय 8, दैट इक्वेशन आल्सो गिव सेम रिजल्ट। लेकिन अपन ने यही प्रैक्टिस की है ताकि ये इक्वेशन अच्छे से मेमोराइज हो जाए। Okay, so here we have to put value of W 16, A is equals to 2 and B is also equals to 2 divided by, here minus sign is there, and 4 at square of it. It becomes minus 8 kilonewton meter. This is MBC. अगर ये सिमेट्रिकल है ना, so here MCB इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ यही वैल्यू आने वाली है 8 किलो न्यूटन मीटर, सिर्फ यहाँ पे साइन प्लस रहेंगी। ओके, तो ऐसे करते आना चाहिए ताकि अपना टाइम सेव हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए अपन एक एक कंसिडर करते हैं। पहले जॉइंट बी, मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, जॉइंट बी और सी दो है, ये सिमेट्रिकल है। ओके, सो हियर ड्यू टू सिमेट्री अगर बी सी और बी ए का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल लेते हैं तो वो सी बी और सी डी के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे भी अपना टाइम सेव हो जाएगा। सो हियर दिस इज आवर जॉइंट। अगर आपको करना है तो इसको कर सकते हैं, मैं अभी और यहाँ पे बता भी दूंगा, देयर नो प्रॉब्लम। सो हियर बी सी, देन मेंबर meeting at the joint BA and BC. Okay, then next term is relative stiffness. Relative stiffness means it is K. So K is I by L. I सबका सेम है और लेकिन लेंथ अलग है। BA की लेंथ जो है ये 2 मीटर है, so here 2 and I by BC के लिए है लेंथ 4।
ओके, तो हियर ये अगर इनकी टोटल करते हैं, दिस टोटल विल बी 3/4 I. This is summation k. Okay, then here we will get distribution factor, and that is equal to k by summation k. जैसे ये सॉल्व करेंगे, so here we will get 2/3 and here it is 1/3. Okay, these are distribution factor. अभी वही डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स अपन यहाँ पे लिख सकते हैं. ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैंने बना के रखा है. सो हियर द फर्स्ट टर्म इज जॉइंट, देन नेक्स्ट टर्म इज मेंबर. जॉइंट्स अपने ए, यहाँ पर है बी, ये सी और डी. अब इधर देखना है, ए से इधर देखो आप तो ए बी से इधर देखेंगे तो बी ए, बी से सी की तरफ देखेंगे तो बी सी से बी तो सी बी, सी से डी की तरफ सी डी एंड डी से सी. ये हो गए मेंबर्स. अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ का निकाल लिया है तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ 2/3 एंड इट इज 1/3. अब यहाँ लिखते समय ये 1/3 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 2/3 उधर लिखना पड़ेगा. सिमेट्री, BC की जो स्टिफनेस है वो स्टिफनेस इधर रहेंगी CB की, तो यहाँ पे 1/3 और ये 2/3 रहेगा. अगर ये 1/3 हो गया तो डेफिनेटली ये 2/3, क्योंकि दोनों की सम जो है 1 आना चाहिए. ये दोनों की सम 1 रहना चाहिए, 1. ओके, यदि आपको निकालना है तो आप निकाल के देखिए. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले. इट इज 1/3 एंड इट इज 2/3. अब ये आ रहे कि नहीं मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको. जॉइंट सी, अगर जॉइंट सी कंसिडर करते हैं तो सी से बी, सी बी एंड सी से डी. ओके, अब सी बी बोले तो ये, ओके, सी बी तो इट इज I/4. सी डी के लिए सी डी के लिए I/L, L 2, तो यहाँ पे आएगा 2. अब ये दोनों के सम करते तो सेम वैल्यू मिलेंगे. ओके, और जैसे ही ये सॉल्व करेंगे अपन, सो हियर वी विल गेट 1/3 एंड इट इज 2/3. हो गया. अब मैंने वो कैलकुलेशन ना करते हुए डायरेक्ट लिख गए तो अपना टाइम बच गया उतना ही. अब देखिए सी बी 1/3, सी बी 1/3 ऑलरेडी रिटर्न. ये दोनों एक ही मेंबर है, एक ही मेंबर होने, सी बी और बी सी ये एक ही मेंबर है. इधर से रीड करेंगे सी बी, उधर से रीड करेंगे सी बी, एक ही मेंबर है तो स्टिफनेस सेम रहेंगे. ये स्टिफनेस सेम और ये दूसरी स्टिफनेस है ना. दोनों की सम 1 आना चाहिए. ये अगर 1/3 है तो ये डेफिनेटली ये 2/3 हो जाएगा. तो अपने को ये करने की जरूरत नहीं रहेगी, वो टाइम बचेगा. ओके, देन हियर वी हैव रिटन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स. नेक्स्ट लिखते हैं अपन एम, फिक्स एंड मोमेंट. अब फिक्स एंड मोमेंट इधर ए बी को कुछ नहीं है, बी ए को भी नहीं है, सिर्फ बी सी पे वो भी है -8 है ना, बी सी -8 और सी बी के लिए है +8. यहाँ पे फिक्स एंड मोमेंट है ही नहीं. ये होगी अपनी एक लाइन स्टेप फिक्स एंड मोमेंट. अब जैसे ही ये फिक्स एंड मोमेंट, तो अपने को देखना है सबसे पहले स्टेप, अगर कोई हिंज पॉइंट है क्या. हिंज है तो उसको मोमेंट पहले 0 करना होगा. यदि यहाँ पे 0 है और ऐसा फोर्स भी है तो इसको पहले 0 करेंगे. उधर भी हिंज रहेगा सिमेट्री की वजह से, वो भी 0 करेंगे. ये अपन देख चुके हैं. सिंपल सपोर्ट, हिंज सपोर्ट या रोलर सपोर्ट. फिक्स एंड कंसिडर करके मोमेंट निकाल रहे लेकिन फिक्स एंड है ही नहीं तो उसको पहले 0 कर लेते, तो अपोजिट साइन ऑफ सेम मैग्नीट्यूड मोमेंट अपन वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं. अभी यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप रहेंगे अपनी जॉइंट. जॉइंट बैलेंस है या नहीं, इसका मतलब जॉइंट के दोनों साइड मोमेंट सेम रहना चाहिए. अभी जॉइंट बी है, ये तो जॉइंट है नहीं. जॉइंट यानी मेंबर्स, 2 मेंबर्स कम से कम मीट होना चाहिए. ये बी के राइट साइड में -8 है लेकिन लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, तो दोनों तरफ अगर 8 है तो बैलेंस, एक प्लस एक माइनस उतना रहना चाहिए. तो ये दोनों जॉइंट फिलहाल बैलेंस नहीं, अनबैलेंस है ना. तो पहली स्टेप करते हैं अपन बैलेंसिंग. ये बैलेंस करेंगे यानी यहाँ का डिफरेंस निकालना है और बैलेंस करना है.
निगेटिव होगा तो पॉजिटिव डालेंगे तो बैलेंस हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज। अगर पॉजिटिव है तो वहाँ पे निगेटिव ऐड करेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। सो हियर -8 है, अभी इधर तो 0 ही है तो अपने को -8 ही लेना पड़ेगा, बराबर है। सो -8 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, -8 इंटू दिस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। सिमिलरली -8 इंटू दिस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर +8 है, इसको माइनस ऐड करना पड़ेगा। सो ये 8 इंटू दिस वन हियर। अभी बैलेंस करते समय क्या लिखना है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये है अपना -8 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 5.33। ये माइनस है, ऐड करते समय अपने को प्लस करना पड़ेगा, प्लस, बराबर है। जैसे ये -8 है और 1/3 है ना, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 2.67, ये माइनस है, बैलेंस करने के लिए प्लस, बराबर है। अभी इसी वे से मैं ये कैलकुलेशंस यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो इसको बैलेंस करेंगे तो इट इज़ +5.33, देन हियर +2.67। सिमिलरली हियर अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -1/3 इंटू 8, सो इट इज 2.67, 2/3 इंटू 8 और ये माइनस लिखना है तो 5.33 हो गया ये बैलेंसिंग की प्रोसेस। जैसे ही बैलेंस करेंगे उसको कैरी ओवर करना है, नेक्स्ट स्टेप वुड बी कैरी ओवर। तो इसको इधर कैरी ओवर करना पड़ेगा, इसको इधर, इधर और इसको इधर, क्योंकि ये एंड जो है ए और डी ये फिक्स एंड है। अगर हिंज रहते हैं यहाँ पे ऐसा तो कैरी ओवर करने का काम ही नहीं करेगा, 0 हो जाएंगे, क्योंकि मोमेंट वहाँ पे 0 रहेंगी हिंज पॉइंट अगर है तो। लेकिन हिंज नहीं है तो अपने को ये कैरी ओवर आगे करना होगा। सो हियर इसका हाफ करना पड़ेगा कैरी ओवर बोले तो। सो हियर और साइन सेम रहेंगी, +2.67, इसका हाफ करेंगे अपन तो यहाँ पर आएगा, और ये माइनस है तो 1.34, एंड हियर इसका इधर हाफ रहेगा, ये प्लस है तो इधर में प्लस रहेगा, ये +1.33, एंड देन हियर इट इज 2.67, और ये माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस साइन रहेगी। ये प्लस है, यहाँ पे प्लस, ये माइनस है, माइनस, ये प्लस है, माइनस, हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप रहेगी और बैलेंसिंग, क्योंकि यहाँ पे इस जॉइंट पे ये अनबैलेंस मोमेंट है, तो इसको फिर से अभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब माइनस है तो यहाँ पे अपने को ऐड करना पड़ेगा प्लस, ओके। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस ऐड करेंगे, सो इट बिकम 0.89, एंड हियर इट इज +0.45। यहाँ पे इसको बैलेंस करना है तो ये प्लस है ना, तो यहाँ पे माइनस होगा और इट इज 0.45। ये कैसे है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो इट बिकम्स -0.89 हो गए। ये हो गई बैलेंसिंग स्टेप ये जॉइंट्स की। जैसे ही बैलेंस करेंगे तो आगे कैरी ओवर करना पड़ेगा इसको, तो मैं अभी इसको इधर कैरी ओवर करता हूँ, ये इधर कैरी ओवर, और ये इधर, और इसको इधर कैरी ओवर करेंगे, ओके। अब इसका हाफ ये प्लस है, +0.44, देन हियर इसका हाफ, और ये माइनस है तो -0.22, इधर में +0.22, इसका हाफ, ये माइनस है तो -0.45, ये हो गए, ये हो गए, ओके। दिस इज आवर कैरी ओवर स्टेप। अभी फिर से इसको बैलेंस करेंगे, सो इट इज बैलेंस, ये जॉइंट को बैलेंस करना है तो फिर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से, और ये निगेटिव है तो पॉजिटिव ऐड करना पड़ेगा बैलेंस करना है तो। सो हियर इट इज +0.15, देन
प्लस 0.07 बैलेंसिंग कर रहे हैं अपन। हियर इट इज माइनस 0.07। ये माइनस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इसको बैलेंस माइनस 0.15 हो गया ये बैलेंस। नेक्स्ट स्टेप रहती है अपनी कैरी ओवर। अभी इसको और कैरी ओवर करेंगे, ये कैरी ओवर और ये कैरी ओवर। ओके, तो इसका यहाँ पे आएगा, इसका हाफ कैरी ओवर यानी हाफ 0.07 और ये प्लस सेम साइन से कैरी ओवर होगा। अभी ये इसका ये माइनस है तो माइनस 0.03, इसका हाफ माइनस प्लस 0.03। ये प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है माइनस, प्लस प्लस। अभी ये माइनस है तो माइनस ही सामने जाएगा 0.07, ये हो गया। अभी फिर से अनबैलेंस है ये, इसको बैलेंस कर देंगे। ओके, अब बैलेंस करना है तो फिर दोबारा इसको ये से मल्टीप्लाई करते हैं। 0.02 यहाँ पे प्लस, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस 0.01। देन हियर ये माइनस लेना पड़ेगा, प्लस है इसलिए 0.01 माइनस 0.02, ये हो गया बैलेंसिंग। अभी यहाँ पे अपन स्टॉप कर सकते हैं। यदि लगता है तो अपन कैरी ओवर करके भी स्टॉप कर सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस आना नहीं है। लेकिन एक नॉर्मली मोस्ट ऑफ द ऑथर्स suggested to stop this iteration method at balancing step। अपन ने बैलेंसिंग पे स्टॉप किया है इसके पहले, कैरी ओवर पे भी किए तो प्रॉब्लम नहीं है। सो हियर वी विल कैरी ओवर। अभी कैरी ओवर करेंगे तो ये इसको आगे लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो इसका ये प्लस है तो प्लस 0.01, इसका हाफ। ओके, देन हियर दिस विल बी लाइक दिस। तो हियर it is minus 0.005 and plus 0.005, then this will be, here it is minus 0.01, बराबर है। तो ये कैरी ओवर हो गया अपना। then we can go for final moment, फाइनल मोमेंट या टोटल। ओके, तो इसकी टोटल करते हैं अभी। इट इज इक्वल टू प्लस 3.19, इट इज प्लस 6.39, इट इज माइनस 6.39, इट इज प्लस 6.39 माइनस 6.39 एंड हियर इट इज माइनस 3.19। Okay, these are final moments we obtained here after successful। अभी ये जो है ये साइकिल ये कितने भी कर सकते हैं, है ना। तो ये 3-4 करने के बाद में रुक जाना है कि प्रोसेस पता है, ये वैल्यू को समझ में आ जाएगा। इसी वजह से इसको अप्रॉक्सीमेट मेथड बोला जाता है, क्योंकि इसकी अनलिमिटेड साइकिल्स बन सकती है, 0.00001 वगैरह ऐसे। तो ये अपने पे डिपेंड है तो कहाँ स्टॉप करना है ना। इसलिए क्या है, इसका फाइनल आंसर भी स्पेसिफिक नहीं रहता है। जैसे फिक्शन मोमेंट का ये आंसर 8 आ गए, फिक्स हो गए, इसके ऊपर 8.01 भी नहीं आ सकता हो। लेकिन यहाँ पे जैसे ये बढ़ते जाएगा तो यहाँ पे जैसे 3.19 आ गए, बहुत ज़्यादा साइकिल कर लिए, 3.19000005 ऐसे कुछ भी आंसर आएगा, है ना। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अप्रॉक्सीमेट मेथड। बाकी अप्रॉक्सीमेट वगैरह नहीं है, ये करेक्ट ही है, क्योंकि 2 डिजिट तक अपन जाते हैं करेक्टनेस। ओके, उसके बाद में सिविल इंजीनियरिंग में तो बहुत सा अपनी चीज़ ऐसी है कि अपन राउंड अप कर डालते हैं। आपके लिफ्ट डिस्काउंट ही 5 mm 10 mm की डिस्काउंट ही है। अपने अगर स्टाफ देखते हैं, रेंजिंग रॉड सर्वे का स्टाफ, उसका डिस्काउंट 5 mm का है। वैसे भी अगर सर्वे करते समय अगर जोर से अगर ज़मीन में प्रेस कर देते हैं अपन तो 2 सेंटीमीटर ग्राउंड नीचे चले जाता है।
है ना, तो इसलिए राउंड अप में सब कवर हो जाता है. सो दीज आर दी फाइनल आंसर, इट इज सफिशिएंट. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. उसके बगैर प्रॉब्लम एंड नहीं करना कभी भी एग्जाम में. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यू शुड शो. पहले अपनी रेगुलर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सिंपली सपोर्टेड बीम की, यहाँ पे पॉइंट लोड है तो उसकी डायग्राम ऐसे बनेंगी. और ये जो ऑर्डिनेट होता है ये होता है WL/4 एंड दैट इज इक्वल्स टू हियर 16 किलो न्यूटन मीटर. ये जैसे W की वैल्यू 16 पुट कर देते हैं और L की वैल्यू 4 अगर पुट करते हैं तो वी विल गेट हियर 16 किलो न्यूटन मीटर. दिस इज आवर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड ऑल यूनिट्स आई एम गोइंग टू शो इन किलो न्यूटन मीटर. ओके, अभी ये डायग्राम कैसे निकालना मैंने आपको बताया है. यहाँ पर दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूँ. ये एक मेंबर, ये दूसरा मेंबर, ये तीसरा. ओके, ये मेंबर्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है. ये एक्सटेंड कर दिया, इसको भी एक्सटेंड करेंगे लाइक दिस. ये ओके. अब मोमेंट्स जो है एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव, क्लॉकवाइज, पॉजिटिव. ये है पॉजिटिव, इसका मतलब क्लॉकवाइज यहाँ पर. अभी क्लॉकवाइज मेरे को मूव करना है, ये ऐसे क्लॉकवाइज, बराबर है. तो इस कॉलम पे ये मोमेंट इधर से टच कर रही हो तो ऑर्डिनेट जो है ये इसके अपोजिट साइड में लेना पड़ेगा. सो हियर ऑर्डिनेट आई विल शो लाइक दिस एंड दिस ऑर्डिनेट इज 3.19, ये वाला. अब BA पे प्लस है, BA यानी ये B पॉइंट है ना, यहाँ पे प्लस है ना क्लॉकवाइज. फिर से मेरे को ऐसे ही मूव करना पड़ेगा क्लॉकवाइज. तो इस कॉलम को मेरा एरो जो है ये इधर से टच हो रहा है, उसके अपोजिट साइड में मुझे ऑर्डिनेट मार्क करना है, उसके अपोजिट साइड में. सो हियर दिस विल बी लाइक दिस एंड द मैग्नीट्यूड इज समवॉट 6.39 हो गया. और ये 2 पॉइंट्स अपने को जोड़ना है. ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस कॉलम के लिए. हो गया. तो आपको ये दिख नहीं रहा था, मैंने थोड़ा सा कैमरा चेंज किया, उधर का भी काम नहीं है, इधर भी ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट अभी BC के लिए. BC यहाँ पर क्या है, निगेटिव. ये लाइन खींची मैंने, एक्सटेंड किए थोड़ा सा, है ना, उस पर मैं पॉइंट रखता हूँ. अभी वो है BC -6.39, ये वैल्यू -6.39 माइनस है. तो इस पॉइंट पर एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा. अभी मेरे को एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे ही जाना पड़ेगा. हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज. तो इस कॉलम बीम पर ये हॉरिजॉन्टल मेंबर जो है इसको एरो इधर से टच कर रहा है बॉटम साइड से. अगर बॉटम साइड से एरो है तो मेरे को आगे जाना पड़ेगा, उसके अपोजिट साइड में ऑर्डिनेट मार्क करना है. तो ये अपवर्ड हो गया. सो हियर दिस ऑर्डिनेट विल बी समवॉट हियर एंड इट इज अगेन 6.39 हो गया. अभी यहाँ पर आएंगे CB, ये है प्लस. ओके, प्लस यानी क्लॉकवाइज. मैं पॉइंट रखता हूँ यहाँ पर, इस पॉइंट से मैं क्लॉकवाइज मूव करूँगा तो ये क्लॉकवाइज मूव हो गया मैं ऐसे. और एरो बॉटम साइड में टच कर रहा है. अगर एरो बॉटम साइड में टच कर रहा है तो ये ऑर्डिनेट मेरे को उसके अपोजिट देना है, अपवर्ड. सो हियर आई हैव टू मूव लाइक दिस एंड जॉइन दिस 2 पॉइंट्स. अभी अगर कुछ अड़चन आई होंगी तो आप यहाँ पर और क्लियर कर सकते हैं. इस मेंबर के लिए कॉलम, इस कॉलम, ये कॉलम की मैंने लाइन थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी इधर दोनों तरफ. ये कौन सा है, पॉइंट C और ये D. CD लेते हैं पहले, CD ये है माइनस है ना एंटी क्लॉकवाइज, बराबर है. सो CD ये पॉइंट ले लिया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज मूव होना है. एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे मूव करना पड़ेगा. ये है एंटी क्लॉकवाइज. एरो इस तरफ से टच कर रहा है तो मुझे ऑर्डिनेट उसके अपोजिट साइड में मार्क करना है. सो हियर
I have to draw this line like this. Here it is 6.39, here also 6.39, बराबर है। अब ये लास्ट पॉइंट, फिर से लाइन एक्सटेंड कर दी मैंने, यहाँ पर पॉइंट मार्क कर दिया है। अभी ये D to C है, DC ये है माइनस, माइनस है ना एंटी क्लॉकवाइज, तो अभी यहाँ से मुझे एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, ऐसे मूव करूँगा मैं, ऐसे हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अब कॉलम के राइट साइड से ये एरो टच कर रहा है, तो फिर लेफ्ट साइड में अपने को ऑर्डिनेट देना पड़ेगा। सो ऑर्डिनेट विल बी लाइक दिस, इट इज 3.19 और ज्वाइन दिस टू। ओके, दिस इज अवर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बनती है ये ऐसा है कि ये जो है ना ऑर्डिनेट, ये टेंशन साइड में बनती है। अभी मैं अभी मैं आपको इलास्टिक कर्व जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कैसे बनता है ये मैं यहाँ पे अभी और समझा के बताऊँगा। अपने को ये तो पता चल गया है कि ये जो डायग्राम बनती है, ये डायग्राम ये टेंशन साइड में रहती है, टेंशन। ओके, सो अगर कोई बीम ऐसी डिप्लेक्ट हो रही है ना, ये है इसका टेंशन। बीम यदि ऐसे डिप्लेक्ट हो रही है, ये है टेंशन। ये तो पता है, बेंडिंग स्ट्रेसेस में बता चुका हूं मैं। ये सैगिंग है तो टेंशन नीचे, कंप्रेशन ऊपर, यहाँ पे टेंशन ऊपर, कंप्रेशन नीचे, तो मैं टेंशन ही बता रहा हूँ, कंप्रेशन बताने की जरूरत नहीं है। ओके, हाँ, नाउ हियर यू सी दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ये दो पॉइंट। वैसे ही ये भी एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है। ये सब पीसी है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेंजेस इट्स साइन है। ओके, अभी यहाँ पर इस फेस में ये टेंशन साइड में है डायग्राम, बराबर है। सो हियर अब देखिए यहाँ पर इधर में ये जो है फेस इधर, ये टेंशन है। ओके, तो मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ तक आ गया मैं। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है टेंशन साइड, बराबर है। इस कर्व को आप ऑब्जर्व कीजिए, ये कर्व ऐसा है, ये टेंशन फेस हो गए, है ना, आउटर फेस टेंशन, ये टेंशन है यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस साइड में टेंशन है, इस साइड में। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये ऐसा शो करना पड़ेगा। अभी मैं ऐसा अगर बताता हूँ यहाँ से, तो अभी इसका टेंशन इधर आ गया, हो गया इलास्टिक कर्व। सिमिलरली अब यहाँ पर जाते हैं, ये है टेंशन साइड इधर में। ओके, सो हियर आई हैव टू शो लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक ये कर्वेचर ऐसे बना लिया, है ना, ये यहाँ तक। तो इसमें ये टेंशन फेस हो गया, ये मैच कर रहा है इसको। अब यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव डायग्राम है, अपनी बीम ऐसी रिफ्लेक्ट होती है। ओके, सो हियर, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है ये बीम ऐसी डिफ्लेक्ट होंगी। ये यहाँ पर टेंशन रहेगा, सैगिंग, ये सैगिंग पोर्शन। अब यहाँ पर फिर से ये टेंशन है, ये जो बीम है, बीम के इस साइड में, टॉप साइड में टेंशन है। टॉप साइड में टेंशन लाने के लिए मुझे ऐसे मूव करना पड़ेगा। ये अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर टेंशन कहाँ पर है, ऊपर में ये टेंशन है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है टेंशन साइड में निकलते हैं अपन, है ना। सो हियर ये हो गया। अभी यहाँ पर ये फेस में टेंशन है, इधर राइट साइड में। ओके, तो राइट साइड में अगर टेंशन है तो मुझे ऐसे मूव करना पड़ेगा, ये कर्व।
अगर मैं और ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे इधर टेंशन है, हो गया। अभी ये इस तरफ टेंशन है, तो ये एक और ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। इधर में अभी ये टेंशन है, फेस ये वाला। ओके, सो दिस इज आवर इलास्टिक कर्व। I hope you might have understand how to draw this elastic curve। फिर से आप दोबारा अच्छे से देखिए। आप इतना ध्यान में रखिए, ये जो डायग्राम बनती है बेंडोमेंट डायग्राम की, अपन ये जो काम कर रहे हैं एरो से अपोजिट साइड में, इसका मतलब ये है कि ये डायग्राम टेंशन फेस पे बनाते हैं। जिस साइड में टेंशन रहेगा उस साइड में डायग्राम के ऑर्डिनेट्स रहेंगे। मेंबर के जिस साइड में दो फेस रहेंगे ये मेंबर के, है ना। अब ये बीम है, वर्टिकल भी रह सकता है कॉलम। ये जो मेंबर है, मेंबर के उस फेस में डायग्राम रहेंगे जिस फेस पर मेंबर के टेंशन डेवलप होने वाला है। तो यहाँ पर टेंशन इधर है, तो डायग्राम का ऑर्डिनेट जो है यहाँ पर इस जोन में ऐसे रहेगा। ये रहेगा बेंडोमेंट का ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट अपना टेंशन साइड में रहेगा। इधर में टेंशन ऐसा है तो ऑर्डिनेट जो है अपने बेंडोमेंट डायग्राम के इस तरह रहेंगे, है ना। तो सिमिलरली ये ऑर्डिनेट इधर है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इस फेस में, ये राइट हैंड साइड के फेस में टेंशन है, तो टेंशन लाने के लिए कर्वेचर ऐसा जब देंगे तो इस फेस में टेंशन रहेगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर टेंशन किस फेस में है, इधर है। टेंशन अगर इधर है तो मुझे डायग्राम ऐसे बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे टेंशन आएगा, इधर में कंप्रेशन आएगा। ओके, तो यू माइट हैव अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। ओके।